एक प्रश्न है ये। इस प्रश्न में आपके है ना अभी दो और बोर्ड पर मैं 2 पॉइंट और लिख दूंगा, 2 बार और लिखना पड़ेगा, पर ये 3 बार में मैंने बोर्ड पे लिख पाऊंगा और आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न डेफिनेटली आएगा, 18वीं शताब्दी को लेकर जरूर आएगा। पहले तो ये पक्का होता है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी यानी कि ये चैप्टर आपकी इकाई चौथी है। इस इकाई में है ना ये बताया गया है कि मुगल साम्राज्य किस प्रकार पतन की ओर बढ़ा या पतन प्रारंभ हो गया। उसी समय क्या हुआ, 18वीं शताब्दी के आसपास ये नादिर शाह और भी आक्रमणों को, मराठों की तरफ से किए गए आक्रमणों को का भी सामना है ना मुगल साम्राज्य को करना पड़ा। एक पतन के ये कुछ कारण है। राजनीतिक स्तर में भी मैंने इसमें है ना बताऊंगा जो लिखा है। वैसे जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सुने, ध्यान कीजिए कि पतन के लिए तो मुख्य है कि बाहर से आक्रमण, तो नादिर शाह का नाम महत्वपूर्ण है और मराठों का। अब दूसरा मुख्य कारण है कि जो संस्कृति का जिस प्रकार से उत्थान हो रहा था, बदलाव आया था, उस बदलाव में क्या था, एक समय क्या था, अभिजात वर्ग को है ना ज्यादा उपयोगी श्रेणी के रूप में इस वर्ग को देखा जाता था, दरबारी क्षेत्र में। और वहीं पर है ना अब क्या हुआ है कि अब है ना थोड़ा विस्तृत वर्गीय क्षेत्रों को भी दरबारी क्षेत्र से जोड़ दिया गया। तो जो पहले अभिजात वर्ग हैं, जो स्पेसिफिक वर्ग हैं, जो है ना दरबारी क्रियाओं में है ना अपनी सहभागिता निभाते थे, अब उनकी अवस्था दरकिनार कर दी गई। राजनीतिक स्तर में तो कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, एक तो ये मुख्य कारण है। किस प्रकार से ना सांस्कृतिक और भाषाई परिवर्तन आए वो देखे गए। पर क्या हुआ कि उस समय जो होने वाले आक्रमण थे या फिर ना बाहरी शक्तियों का जो दबाव बन रहा था, तो ऐसे में असुरक्षितता की भावना पैदा होने की वजह से जो संस्कृति, कला और भाषा से संबंध रखने वाले जो व्यक्ति विशेष और जो भी है ना सामाजिक ढांचा तैयार हुआ था ना, उस सामाजिक ढांचे में कमी आई। लोग प्रस्थान करने लगे, स्थानांतरित होने लगे, पलायन करने लगे और वो ऐसी जगह पे जाने लगे जहां पे उन्हें शांति प्राप्त हो, यानी कि वहां पे किसी प्रकार का कोई भी बाहरी विपदाओं का सामना न करना पड़े। तो दूर दराज के क्षेत्रों में निकल गए। उन दूर दराजों के क्षेत्रों के नाम में मैंने क्रमशः यहाँ पे पटना का नाम डाला है, आगरा का नाम डाला है, ठीक है ना। लोग मुर्शिदाबाद निकल गए, फैजाबाद निकल गए, इस प्रकार से लोग यहाँ दिल्ली से दूर चले गए। तो दिल्ली में है ना बाहर से आक्रमण भी मुख्य कारण है। तो ये तो शुरुआत में राजनीतिक ढांचा अच्छा था, औरंगजेब तक अच्छा था, ठीक है ना, शाहजहां तक अच्छा था। तो उसके बाद है ना राजनीतिक ढांचे में कमी आई, क्योंकि संस्कृति और भाषा के परिवर्तन से क्या होता है ना कि जो पुरानी संस्कृति और भाषाओं का समर्थन करने वाले लोग हैं उनको दरकिनार किया गया, एक तो वो। और दूसरी बात ये आक्रमण थे, इन्होंने भी एक तरीके से बदलाव लाया। अब बात आती है कि उस पीरियड में क्या हुआ कि जो बाजारों की संरचना तैयार की गई थी, तो बाजारों को भी बहुत अच्छे, इतने आकर्षित रूप में बाजार लगा करते थे कि जो ग्राहक होते थे उन्हें आकर्षित किया जाता था। कई है ना उस समय के जो लेखक हैं या कवि हैं, उन्होंने अपनी पंक्तियों में, अपने ना लेखों में, साहित्य में है ना उन बाजारों का जिक्र भी किया है। और बाजारों का जिक्र इस प्रकार से भी किया है कि वहां पे है ना जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, वो भी वहां पर एक तरफ जाकर बाजारों में इतना आकर्षित हो जाता था कि कहीं ना कहीं एक लालसा पैदा ही होती थी कि ये चीज भी मेरे पास होनी चाहिए। बाजार वाला इसके बाद में समझाऊंगा। और बाजार के बाद है ना जो सांस्कृतिक है वो इसी में ही आ गया है। और राजनीतिक मैंने बता दिया, राजनीतिक बदलाव क्यों आता है, क्योंकि भारी आक्रमण ने है ना जो राजनीतिक बदलाव में परिवर्तन लेके आया। आप समझते हैं क्या मैंने क्या क्या लिखा है जो मुझे महत्वपूर्ण लगा और उसको मैं किस प्रकार से प्रस्तावित करता हूँ। तो देखिए मुगल शताब्दी, ये 18वीं शताब्दी की बात की जा रही है। राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यांकन करना। मूल्यांकन यानी हमने क्या पढ़ा, हमने क्या पाया, हम जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, हम उसको प्रस्तुत करेंगे। मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य के पतन का भी मैंने अभी जितना बोल दिया ना इसी में समझ में आ गया होगा। मुगल साम्राज्य के पतन की नींव रखी जा चुकी थी। अब इसके बाद आता है भाषा, साहित्य, संस्कृति में बदलाव की रूपरेखा। चलिए शुरुआत करते हैं। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में दरबारी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण थी। अभिजात वर्ग जो एक विशेष प्रकार का वर्ग था, जिसको है ना मुगल साम्राज्य की तरफ से समर्थन कहते हैं कि बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, या फिर यूं बोला जाए एक विशेष प्रकार का ग्रुप होता था जो दरबारी प्रक्रियाओं में अपनी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपयोगिता दर्शाता था। तो वह क्या हुआ कि अब उनकी जगह पर अब अन्य वर्गों को भी है ना जो है निमंत्रण दिया जाने लगा। अब अन्य वर्ग भी अपनी कला और संस्कृति, भाषा का प्रयोग करके इन लोगों की जगह लेने लगे। अब सभी वर्ग आ गए तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि सभी लोग अपनी जो कलात्मक जो कोशिशें हैं
उनको दिखाएंगे तो दरबारी ढांचे में कुछ परिवर्तन आना। वो एक तरीके से राजनीतिक है ना प्रश्न पर एक निरंतर आने वाले बदलाव ने राजनीतिक बदलाव को इस रूपरेखा पे ला दिया कि एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बदलाव अच्छे रूप में भी देखा जा सकता है और वहीं पे देखा जा सकता है कि कुछ लोगों को ये चीज ऐसी लगी कि एक तरीके से ना राजनीतिक जो है वो समय ध्वस्त होने या पतन होने के कगार पे जा रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर दरबारी संस्कृति और लोक संस्कृति का उत्थान। देखो दरबारी संस्कृति मैंने बता दी थी, दरबारी और लोक यानी कि एक जो साम्राज्य में जितने भी नगर उपनगर हैं उन नगर उपनगर में रहने वाली जो जनता है, जो उस क्षेत्र में शासन करने वाले शासक के अनुरुद्ध उन्हें संरक्षण की भावना से देखा जा रहा है, तो उनके बीच में किस प्रकार की संस्कृति है उसका भी उत्थान हुआ और दरबारी संस्कृति का। और ये उत्थान जो हुआ ना उस समय जो था वो था औरंगजेब का। ठीक है, अब यहाँ पे बताते हैं कि नादिर शाह ने सन 1739 में आक्रमण किया, जिसने मुगल शासकों पर आक्रमण कर कमजोर किया। इससे दरबारियों की ऐसी कलात्मक गतिविधियां नष्ट हो गई। अब ये कलात्मक गतिविधियां नष्ट हो जाएंगे तो कलात्मक गतिविधियां में जो रुचि लेने वाले जो लोग थे उनके लिए तो एक तरीके से जीवन यापन का एक मुख्य उद्देश्य मात्र था ये। अब जब है ना जब गतिविधियां नष्ट हो जाएंगी तो उनके ना दैनिक जीवन याचन के लिए जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं इसको कैसे वो हैंडल करेंगे, इसलिए वो ये कहेंगे कि हम जो अपनी कलात्मक गतिविधियां इनका अब कहीं और प्रयोग करेंगे, तो इसलिए उन्होंने वो क्षेत्र छोड़ा। ठीक है, अब बात आती है चित्रकला की। चित्रकला के दृष्टिकोण से बताते हैं औरंगजेब के उत्तर काल में, उत्तर जानती है ये समय आता है वो खत्म होने वाला, औरंगजेब शासन काल से खत्म मतलब उनका शासन काल खत्म होने की कगार पे था या फिर वो अंतिम समय, उस समय मुगल काल जो चित्रकला था उसका दूसरा जन्म माना जाता है। पहला जन्म तो कब बोला गया है, पहला जन्म उससे पहले का बोला गया है, ये मुगल काल में जब औरंगजेब था तब दूसरा जन्म हुआ चित्रकला का। मुगल चित्रकारों ने अपने आप को मुर्शिदाबाद, फैजाबाद, पटना, आगरा स्थानांतरित किया। क्यों किया वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, संगीत के माध्यम में बताया जाता है, गायन व नृत्य, आमोद प्रमोद, यानी कि एक तरीके से गायन क्यों किया जाता था, नृत्य क्यों किया जाता था, एक तरीके से इसमें ना लोग थोड़ा सा ना मनोरंजन करना चाहते थे। ठीक है ना, तो उस आमोद प्रमोद के साधन के रूप में देखा गया है। उस समय कई है ना सूफी सभाएं हुआ करती थी, सूफी संत तो आप बाद में पढ़ाया गया है। ठीक है ना, तो सूफी सभाएं हुआ करती थी, संत हुआ करते थे, वो संत अपनी वाणी का प्रयोग करते थे, समाज को है ना धार्मिक पृष्ठभूमि पे लाने के लिए अपने विचारों को गायन माध्यम से प्रदर्शित किया करते थे। तो सूफी सभाओं का आयोजन होता था और इन जो सूफी लोग होते थे, संत होते थे, इनको है ना मान्यवर मानते हुए इनके प्रति भी है ना लोगों की जो आस्था थी उस आस्था को गायन प्रक्रिया के माध्यम से ही दर्शाया जाता था। तो उन्हें हम बोल सकते हैं सूफी सभाओं को आयोजित करने के लिए गायन पद्धति का प्रयोग किया जाना। इन्हें बोला जाता था महफिले जामा। क्या बोला जाता था? महफिले जामा। मकबरों और संतों की दरगाह पर की जाती थी। चलिए आ गया ना, संगीत किया जाता था तो ये देखा होगा। अब इसके बाद शोक समारोह होता था, तब भी गायन प्रक्रिया नजर आती थी। भी संस्कृति का एक रूप था। तो ये रूपरेखा संस्कृति के रूप में बताते हैं कि शोक समारोह, कोई शोक समारोह अगर आयोजित कर रहे हैं उसमें भी गायन होता था। उस गायन को मुहर्रम कह सकते हैं। क्या कहते हैं? मुहर्रम कहते हैं। ठीक है ना। और इसमें क्या होता था, जो मुहर्रम में गीत गाया जाता उन गीतों को बोला जाता था मरसिया ख्वानी। मरसिया ख्वानी। अच्छा, महिला, अब यहां तक एक पॉइंट हो गया, मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि इससे संबंधित आप लिख सकते हैं। आगे देखें, महिला अदाकारों की प्रतिष्ठा का उत्थान हुआ। महिलाएं अदाकारी उभर के आई हैं। ये है ना नृत्य किया करती थी और कुछ है ना उर्दू और फारसी कविताओं का गहन अध्ययन किया करती थी। उनको लेकर भी है ना नृत्य के माध्यम से है ना उसकी पृष्ठभूमि को है ना दर्शकों तक उपलब्ध कराती थी। तो ये चीजें जो है ना महिला अधिकारों की प्रतिष्ठा का एक मुख्य कारण बना। अब इसके बाद आता है साहित्य। साहित्य यानी लेखन की बात करते हैं। लेखन की बात करते हैं तो साहित्य संस्कृति में उर्दू काव्य, काव्य जानते हैं पोएट्री है, उर्दू काव्य प्रोत्साहकों में। अब जो लोग उर्दू काव्यों का निर्माण करना चाहते थे उनमें जिसका नाम दिया गया है उसमें थे खाने आरजू। अब ये खाने आरजू है ना जो है फारसी भाषा के बहुत अच्छे विद्वान थे और फारसी भाषा से उन्होंने उर्दू भाषा में काव्यों का निर्माण करना प्रारंभ किया, पर वह कर नहीं पाए। क्यों नहीं? ये खाने आरजू कहा जाता है, इनका रियल नाम जो था वो था सिराजुद्दीन खान।
और ये फारसी भाषा के विद्वान थे, वो आगे मैंने ब्रैकेट में डाल रखा है, ठीक है ना। अब इन्होंने उर्दू काव्यों का निर्माण नहीं किया, पर हाँ इनके बहुत सारे अनुयायी थे, अनुयायी का बोल सकते हैं शागिर्द या बोल सकते हैं इनके शिष्य। तो उन शिष्यों को उन्होंने क्या किया, उर्दू का गहन अध्ययन करवाया, वह आगे चलकर है ना उर्दू काव्य के साहित्यकार बने। तो उनमें शिष्यों के नाम बताते हैं, जो है अब्रू, मजमून, ये कुछ नाम मैंने रखे, ज्यादा नहीं, ज्यादा टिपिकल नाम क्यों डाले, तो मैंने यहाँ पे अब्रू और मजमून 2 नाम डाले। ये ऐसे कुछ शिष्य थे, इन्होंने है ना क्या किया है कि खाने आर्ट यानी सिराजुद्दीन खान के शागिर्द में रहते हुए कुछ अध्ययन किया और उर्दू काव्यों का निर्माण किया। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, सिराजुद्दीन खान के सपनों को पूर्ण करने में इनके शिष्यों की एक अहम भूमिका रही। सिराजुद्दीन के सपनों को पूरा किया, दीवानों का निर्माण किया। अब ये बात आती है दीवानों क्या आता है, दीवान का मतलब होता है उर्दू काव्य, तो दीवानों का निर्माण किया, ठीक है। अब आता है मुशायरा। मुशायरा क्या है, साहित्यिक सभा, यानी कि उर्दू काव्य का निर्माण जो किया गया है, उनका ये ना एक साहित्यिक सभा होती थी, गायन माध्यम से या लिखित माध्यम से जो भी है ना सभाएं आयोजित की जाती थी। कहते हैं कि इस सारी प्रक्रियाओं में जब हम साहित्यिक संस्कृति की बात करते हैं, तो उस समय में 18वीं शताब्दी के आसपास ब्रज और फारसी भाषा भी पीछे रह गई थी, उर्दू इतनी लोकप्रिय हो गई थी। तो मैंने साफ लिख दिया, ब्रज और फारसी भाषाओं की जगह उर्दू, सिर्फ इतना डाला है। अच्छा, मुशायरों में जिन कवियों का नाम आता है उसमें मीर तकी मीर, मिर्जा रफी, सौदा और ख्वाजा मीर दर्द, जो नाम दिए गए वो मैंने लिख दिए। आपसे याद रहते तो ठीक है, नहीं तो मत लिखना, ठीक है ना। जितना आता उतना तो करना, जो भी आता है वो करना बड़ी शिद्दत के साथ। फिर इसके बाद लिखा हुआ है 9वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में, जो अब 18वीं शताब्दी के बाद जब 19वीं शताब्दी आई है, तो कहते हैं कि उर्दू शब्द के जो आकर्षण था ना वो इतना बड़ा है कि 19वीं शताब्दी में भी गालिब, दाग, मोमिन और दिल्ली घराने के अन्य शायरों ने उर्दू गजलों को बहुत ऊंचाई पर लेके गए। तो ये तो मैंने एक भाषा, संस्कृति और राजनीतिक जो प्रक्रियाएं हैं उन पे तो अपने विचार या बुक के द्वारा जो दिए गए वो बता दिए हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें हम मुगल साम्राज्य के पतन तो है, भाषा, साहित्य, संस्कृति एक तरीके से। अब मैं इसमें एक तरीके से सामाजिक यानी कि बाजार के बारे में बताऊंगा। चांदनी चौक वगैरह आता है, ठीक है ना, किस प्रकार से है ना चांदनी चौक है और लाल कोट के आसपास के क्षेत्र में बाजार चारों कोणों में किस प्रकार से लगते थे उनके बारे में लिख दे रहा हूँ। तो 18वीं शताब्दी में ही ये सब आते हैं, ठीक है। जो मेरी तरफ से मुख्य है वो मैं लिख रहा हूं, उनको याद करो, उनको लिखो, ठीक है। 18वीं शताब्दी में राजनीतिक, समाज व सांस्कृतिक मूल्यांकन, सामाजिक, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को मैंने इससे पहले ना एक वीडियो में जो लिखा था, वो बोर्ड पे जो लिखा था बता दिया। अब ये नेक्स्ट है टॉपिक जो है उसमें दिल्ली के बाजार को ले लेंगे, तो एक तरीके से सामाजिक ढांचे के बारे में जानकारी मिल जाएगी और सांस्कृतिक इकाइयों के बारे में इन्हीं में ही बातें छिपी हुई है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तुम करते हैं दिल्ली के बाजार। दिल्ली के बाजार कई प्रकार के थे, अनगिनत थे, और ये बाजारों के साथ में ना परचूनी की दुकानें और फुटकर की दुकानें भी उपलब्ध थी। ये सल्तनत काल की बात की जा रही है। तो हम बात करते हैं अनगिनत बाजार, तो उनको 4 कैटेगरी यानी कि श्रेणियों में बांटा गया था। एक तो सामान, सामान में परचून की दुकानें, फुटकर दुकानें आती थी, छोटी छोटी दुकानें आती थी जो जिनको हम है ना मोहल्ले या कूचों के नाम से जानते थे, या फिर यूं कह सकते मोहल्ले और कूचों के नाम पे पड़ने वाले बाजार। अब इसके बाद एक आते हैं विशिष्ट माल, यानी कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार की ही चीजें जो है ना जिस जगह पे मिलेंगी ऐसे बाजार थे। तो यहाँ पे है ना लेन देन की बातें, यानी कि लेन देन ना बड़ी तादाद में हुआ करता था और इनकी जो पहुंच थी वो दरबारियों तक थी, यानी कि मुगल सल्तनत के जो शासक होते थे या फिर बड़े बड़े जो सिपाही या फिर अधिकारी होते थे उनका भी आने जाना इन विशिष्ट बाजारों में था, इसलिए इन्हें विशिष्ट माल के बाजार के नाम से जाना जाता था। फिर एक होता था थोक बिक्री। ये क्या होता था, ये अन्य बाजारों को संचालित करने के लिए मुख्य बाजार था। यहाँ से ही है ना सामान या फिर उससे संबंधित जो भी वस्तुएं होती थी वो अन्य बाजारों को उपलब्ध कराई जाती थी, इसलिए इन्हें भारी सामानों के रूप में भी जाना जाता था। ये लाल किले के समीप थोक बाजार था और इस बाजार को थोक बिक्री बाजार के नाम से जाना जाता था और उस समय मुगल शासनकाल में इसको कटरा के नाम से भी जाना गया है। और चौथा जो है वो है नखास। नखास है ना उर्दू शब्द, फारसी शब्द है
और नखासे जहाँ पर होते थे वो रोजमर्रा के होते थे, ये हफ्ते में या फिर दैनिक या यूं कह सकते हैं महीने में एक बार लगा करते थे। और उस नखास जिस क्षेत्र पे होता था उस क्षेत्र के समीप रहने वाले लोग किसी एक विशेष प्रकार की वस्तु के विनिमय प्रणाली के लिए मशहूर हुआ करते थे। उस वस्तु को लेकर वो हफ्ते में महीने में एक बार बाजार अपने क्षेत्र में लगाते थे और उस वस्तु को उसी जगह पे प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके आसपास के क्षेत्र के लोग उस नखासे में जाया करते थे। आज भी है ना गांव देहातों में नखासे लगते हैं। लोग जानवर बेचने के लिए कोई नखासा फेमस है, नहीं तो किसी और चीज के लिए भी कोई नखासा फेमस होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 प्रकार के बाजार तो थे और बाजार तो अनगिनत थे, इन्हें 4 भागों में बांटा गया था। अब बात करते हैं हम जामा मस्जिद की। जामा मस्जिद से संबंधित तो है ना बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर बाजारों को लेकर जामा मस्जिद को पूछा जाता है तो उसमें जामा मस्जिद का एक जो मैंने डायग्राम बनाया, ये जामा मस्जिद है और इसको 4 दिशाओं में अगर बना दिया जाए, जैसे उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व और पश्चिम। अगर उत्तर दिशा की बात करते हैं तो उत्तर दिशा में कौन कौन से ना बाजार थे तो उनकी बात की गई है। यहाँ पे जो बाजार थे उत्तर दिशा में जामा मस्जिद के, उसमें जौहरियों, मीनाकारों, जवाहरातों को चमकाने का काम किया करते थे या फिर जवाहरातों से संबंधित आभूषणों को बेचने और खरीदने का काम हुआ करता था। यानी कि एक तरीके से आभूषणों की बाजार के रूप में प्रसिद्ध था। बताया जाता है यहाँ पर शीशे पर हाथी दांत जड़ना, नक्काशी का काम करना, यानी कि यहाँ पर कई प्रकार के हस्तशिल्प भी अपने द्वारा बनाई गई वस्तुओं को बेचा या खरीदा करते थे। तो ये एक तरीके से आभूषणों से संबंधित, बाजार से संबंधित जो लिख सकते हो, मैंने तो कुछ जानकारियां दे दी है, आप लिख दें। ये उत्तर दिशा में था। अगर पूर्व दिशा की बात करते हैं, पूर्व दिशा में जो था वो विलासिता की वस्तुएं यानी मादक पदार्थ, इसमें ना अफीम है, शराब है, ये नशीले जो पदार्थ है उनकी भी लेन देन किया जाता था। उनको प्रयोग करने के लिए जिन है ना बर्तनों का प्रयोग किया जाता था वो बर्तन भी बिकते थे। अस्त्र शस्त्र और वस्त्र ये भी मिला करते थे। इसलिए यहाँ पर भी है ना लोग इन चीजों की जरूरत के लिए आया जाया करते थे। ये विशेष आकर्षण का केंद्र था। इसके बाद हम पश्चिम क्षेत्र में जाते हैं तो यहाँ पे मशहूर चौड़ा बाजार था। सबसे ज्यादा विशाल बाजार के रूप में पश्चिम का क्षेत्र बोला गया जामा मस्जिद के। इसमें है ना एक मशहूर चौड़ा बाजार था और ये बाजार शुरुआत से लेके जब जहाँ समाप्त होता था उस जगह का नाम था हौज पर, ये काजी के हौज पर ये समाप्त होता था। तो काजी के हौज पर ये समाप्त हुआ है। यहाँ पे भी नशीले पदार्थ, अफीम, तांबे, पीतल के बर्तन, कागज का उत्पादन होता था, कागज से बनी वस्तुएं बिकती थी और कागज और साथ में है ना बताया गया हस्तशिल्पों का व्यापार केंद्र भी था। यहाँ के जो बाजार थे वो बाजार छोटे छोटे से थे और इन सब का जो ग्रुपिज्म था यानी ग्रुप था बाजारों का, उन्हें हम बोल सकते हैं मशहूर चौड़ा बाजार, और ये मोहल्ले कूचों के नाम से भी फेमस थे। अब दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में जो बाजार था उसे चितली कब्र बाजार कहा जाता है। तो ये बाजार जो था यहाँ पर क्या होता था, एक कसाईयों का मोहल्ला था। यहाँ पर कसाई रहा करते थे, इनका काम है कसाई, यानी कि यहाँ पर ना जो मांस बिकना, मांस से बनी हुई चीजें बिकना और खाने पीने के लिए जो मांसाहार करते थे उनसे बनी हुई प्रोडक्ट बिका करते थे। साथ में यहाँ मोची भी थे, मोचियों द्वारा भी जो काम होता था वो था, और हस्तशिल्पों का काम था। यानी कि जामा मस्जिद बना दिया किताब में तो है ना इनको बताया गया उत्तर दिशा में ये बाजार थे। मैंने तो एक डायग्राम के दिया है, अगर आप इस डायग्राम को लर्न कर लेते हैं तो इससे संबंधित बड़ा चढ़ा के लिखा जा सकता है, जो भी इसमें है वो लिखा जा सकता है, अपनी तरफ से बना के नहीं। अब इसके बाद है ना एक पॉइंट और बोर्ड पर देता हूँ। बाजार की तो वीडियो दे दी है, बाजार की वीडियो के एक दूसरे अंश में मैं चांदनी चौक को है ना डाल रहा हूँ। चांदनी चौक को भी लेकर है ना संक्षिप्त निबंध की बात की गई है, मांगा गया है पिछले साल के पेपर में। तो चांदनी चौक से संबंधित अगर जानकारी मांगी जाती है तो चांदनी चौक के लिए तो यही चीजें हैं, और ये बाजारी है ना विशेषता की वजह से ही फेमस है। तो दिखाते चांदनी चौक खूबसूरत और सुसज्जित मार्ग है, ठीक है। और क्यों है ना ये इसकी विशेषता के लिए बात बताई गई। यहाँ पे जौहरियों की दुकानें हैं, यानी आभूषणों का केंद्र है, मनोरंजन का केंद्र है, दुर्लभ वस्तुओं का केंद्र है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो कहीं न मिल रही हैं चांदनी चौक के बाजार या चांदनी चौक के क्षेत्र या परगने में प्राप्त की जा सकती है। वस्त्र व्यापारियों द्वारा वहां पे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए गीतात्मक वाणी का प्रयोग किया जाता था, यानी कि गा कर है ना ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। और हालांकि उनके पास जो वस्तुएं होती थी उसमें चाहे ना वो
जौहरियों से संबंधित वस्तु हो या फिर वस्त्रों से संबंधित हो, दुर्लभ वस्तुएं हो, वो तो देखने में है ना आकर्षण की वस्तु थी, बट है ना जो ग्राहकों को आकर्षित करने का जो तरीका था वो गीतात्मक वाणी का था। बात करते हैं कि जो वस्तुओं में और क्या था, मद्यपान के बर्तन मिलते थे। ठीक है, मद्यपान यानी कि शराब है या फिर है ना और भी कोई है ना मद्यपान के जो तरल पदार्थ होते थे उनको पीने वाले जिन बर्तनों में पिए जाते हैं, विलासिता की चीजें थी, उससे संबंधित वस्तुएं या बर्तन मिलते थे। अर्क बेचना, अर्क से मतलब है यहाँ पर ना सेंट वगैरह है जो लगाया जाता है, और इनको है ना अत्तार बोला जाता था। अत्तार जो अर्क होते थे इन्हें बेचा जाता था। चीनी मिट्टी के बर्तन मिलते थे, यानी कि चीन से आने वाले जो बर्तन थे उनका भी एक तरीके से बाजार लगता था यहाँ पर। और इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख जो था वो रंगीन शीशे के हुक्के थे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसी के समीप चांदनी चौक तो ये था, इसी के ही समीप यानी कि आज इसी के क्षेत्र में आता है ये क्षेत्र। कहते इसी के समीप एक क्षेत्र था, उसे कूचा नखा बोला जाता था। और इस कूचा नखा जो था वो इसलिए मशहूर था कि इस बाजारों से संबंध रखने वाले हस्तशिल्प कारीगर, नट जो है ना कुछ करतब दिखा के लोगों को आकर्षित करते हैं, उन्हें नटवा बोलते हैं। और नृत्यांगनाएं अक्सर है ना उन नृत्यांगनाओं की बात करते हैं जो उस समय की संस्कृति को अपनी वाणी, अपने शरीर की लय और नृत्य के माध्यम से बताना चाहती है, प्रदर्शित करती थी। आकर्षण का एक भाव है वो दरबारी कलाकार, निर्माताओं, चित्रकारों और मूर्तिकारों का क्षेत्र था, ये यहाँ पर रहा करते थे। इसे ऊंचा नखा कहा जाता है। साथ में फल बाजार भी है, तो फल बाजार की बात करते हैं कि यहाँ पे फल बाजार में खाने पीने की वस्तुएं मिला करती थी। इनमें है ना सबसे सुप्रसिद्ध चीज थी वो थी नानवाई। नानवाई एक प्रकार की रोटी होती है जो उस समय मुगल शासन काल में बना करती थी, और इसको बेचा जाता है, काफी प्रसिद्ध है। मांस, भुना मांस बिका करता था। और समरकंद के मेवे, इनका जिक्र है ना फ्रांसवा बर्नियर उस समय आया था। तो फ्रांसवा बर्नियर ने 18वीं शताब्दी में आने के बाद फल बाजार से संबंधित जो जानकारियां उसने ना दी हैं, तो वहां से भी इनको इतिहासकारों ने लिया है। तो ये एक प्रकार से चांदनी चौक जो है वो किस प्रकार से उस समय दिखता था, बाजार कैसे लगते थे, और कौन कौन सी चीजें किस प्रकार से बेची और खरीदी जाती थी, वस्तुएं किस प्रकार की होती थी, उसका जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार से ये एक तरीके से 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन की जानकारी तो पहली वीडियो में हो गई, और इसी के शुरुआत में मैंने दी है। और जो और भी उसकी है ना मैंने सामाजिक सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको मैंने इन चीजों में दर्शा दिया है। या